प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, मानसिक अभिरुचि मेंटल एबिलिटी करके आपके रीजनिंग के अंतर्गत ही एक टॉपिक है। ठीक है, जिसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो इसे मैं पढ़ाऊंगा, स्वाभाविक सी बात है। इसमें जो है ना, इस चैप्टर में आपका जिसका नाम मानसिक अभिरुचि है, इसमें सर आपके 14 टॉपिक हैं। और 14 टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जिनको हम जनहित वादकरण या जनहित याचिकाओं के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली आपके मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपकी सामान्य बुद्धि क्षमता पर तो निर्भर करते ही करते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पे। साथ ही साथ ठीक है, इनसे संबंधित आपको एक जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म भी होते हैं इनके, वह टेक्निकल टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, वो टेक्निकल टर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना जी। तो कुल मिलाकर ये जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो मतलब आपका मानसिक क्षमता, ये जो एक विषय है या फिर ये जो एक टॉपिक है या जो भी एक चैप्टर है, व्हाटएवर जो भी आपका है, जब मैंने इसको पढ़ा डिटेल में, इसका एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि इस विषय में ठीक है, एक तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हर किसी से बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी ना पढ़ा हो वो भी प्रश्न बना देगा। तो जनरल प्रश्न जिसको आप कहेंगे, वो केवल व केवल निर्भर करता है कि आप कितने मानसिक रूप से जागरूक हैं। ठीक है, परिस्थितियों का कितना बेहतर तरीके से आप आकलन कर लेते हैं। दूसरा, इसमें कभी कभी कुछ टेक्निकल टर्म भी आ जाते हैं। तो जब टेक्निकल टर्म आ जाते हैं, ठीक है, तब वहां पर आपको उस विषय का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। तो वहां पर आपको उस विषय के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस विषय की एक अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ जैसे आप मॉर्निंग वाली क्लास में मुझे देखते हो, ठीक, ज्योग्राफी वाली में तो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस होती है, ठीक है, ज्यादा उजाला होता है। अभी उजाला फिलहाल कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ये क्लास किसी भी कारण बस बीच में बंद हो जाती है तो आप समझ लेना कि सर का है ना, जो इन्वर्टर है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है। ठीक है, तो इन्वर्टर डाउन हो गया, बीच में क्लास बंद हो गई। फिलहाल जब तक इन्वर्टर साथ देता है हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास थी इसलिए ठीक है, लेना बहुत जरूरी था। तो हमारा ये जो टॉपिक है सर, ठीक है, हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? तो हमारा ये टॉपिक है आज का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ठीक है, जनहित वादकरण। जनहित वादकरण, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है जी। अब ये ध्यान रखना, ये जो जनहित वादकरण है ना, आपका एग्जामिनर भैया जी इसे जनहित याचिका कहकर भी संबोधित कर सकता है। वो बोल सकता है क्या इसके लिए? वो इसके लिए जनहित याचिका, वो इसके लिए जनहित याचिका शब्द का प्रयोग भी कर सकता है, याचिका शब्द का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है जी। लेकिन अंग्रेजी में चाहे जनहित वादकरण हो चाहे जनहित याचिका हो, ठीक है, अंग्रेजी में हम इन दोनों को PIL कहते हैं। ठीक है, ये PIL वाला नाम तो आपने पक्का सुना ही होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। इसको हम पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? हम इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलो। तो इसको क्या बोलते हैं सर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इसको बोलते हैं, लिटिगेशंस इसको बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात अब तक समझ में आ गई होगी आपको। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है सर कि आखिर ये जनहित याचिकाएं क्या होती हैं, है ना? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, लेकिन तब, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया, समझ में आ गया, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर सर सबसे पहली बात यह है कि हमें यह जानना है कि भाई ये जनहित याचिका क्या है ना जी। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जनहित वादकरण या याचिका ये क्या होती है? PIL, ठीक है, आखिर PIL से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है PIL का, है ना जी। तो PIL का क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? तो सबसे पहले हमको तो ये जानना है। तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको इसका समास विग्रह कर देना है। ठीक है, और समास विग्रह आपको किस तरह से करना है तो आप देखना मेरे साथ साथ। जनहित, ठीक है, वादकरण मतलब, ठीक है, लोगों के सामान्य हित में या फिर जनता के सामान्य हित में,
ठीक है ना, ऐसी बात जो दायर किए जाए, ऐसी याचिका जो दायर किए जाए, ठीक है, उनको हम जनहित याचिका या जनहित वादकरण कहते हैं। तो जनहित वादकरण का मतलब क्या है कि सामान्य जनता के हित में, सामान्य जनता के हित में, सामान्य जनता के हित में दायर किए गए वाद, दायर किए गए वाद, सामान्य जनता के हित में दायर किए गए वाद, ठीक है भैया जी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य जनता के हित में ऐसे वाद जो दायर किए गए हों, या ऐसी याचिकाएं, या फिर आप यहां पर क्या लिख दो, ऐसी याचिकाएं जो दायर की गई हों, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम जनहित याचिकाएं या जनहित वाद बोलेंगे सर। तो उनको हम क्या बोलेंगे भैया जी, उनको हम जनहित वादकरण या फिर जनहित याचिकाएं बोलेंगे, अथवा जनहित याचिकाएं बोलेंगे। ये बात तो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी इश्यू होगा। अच्छा, अब इसको आप डिकोड करो। सबसे पहले, ठीक है, ये याचिकाएं हैं, ठीक है, इन याचिकाओं को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है साहब कि ये क्या है, ये याचिकाएं हैं, ठीक है जी। ये क्या है सर, ये वाद है, वाद है, या फिर ये याचिकाएं हैं, ये वाद अथवा याचिकाएं हैं जिनको आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट और जिनको आप चाहें तो हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में से किसी में भी आप दायर कर सकते हैं। तो ये भैया वाद या याचिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इन वाद या याचिकाओं को हम चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य जनता के हित में है, तो ये व्यक्तिगत वाद नहीं है। व्यक्तिगत वाद का मतलब है कि भैया जी किसी संपत्ति को लेकर, उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर, कॉपीराइट के प्रश्न को लेकर, ठीक है, मेरा आपसे विवाद है, तो मैंने आपके प्रति व्यक्तिगत कोई याचिका दायर की, तो वो व्यक्तिगत वाद होता है। ये सामान्य जनता के हित में वाद है, क्लियर है, ये सामान्य जनता के हित में वाद है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर ये व्यक्तिगत वाद नहीं है, ये व्यक्तिगत वाद नहीं है, वाद नहीं है। और अगर ये व्यक्तिगत वाद नहीं है तो ये किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते। अगर ये व्यक्तिगत वाद नहीं है तो यह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते, यह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते, विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते, दायर नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। नहीं किए जा सकते हैं, क्लियर है भैया जी। तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दायर नहीं किए जा सकते क्योंकि सर ये व्यक्तिगत विवाद नहीं है। अब ये सामान्य जनता के हित में है, ठीक है। अब वो सामान्य जनता जो है आमतौर पर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी है या फिर अशिक्षित है या फिर वो समाज के वंचित और शोषित वर्ग से आती है, जो बेसिकली या तो अपने कानूनी अधिकारों को जानती नहीं है या फिर वो जानती भी है तब वो भैया इकोनॉमिकली इतनी सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, तो उनके हित में ये दायर की जा सकती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है या फिर कोई सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, कोई सामान्य व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, दोनों में बड़ा अंतर है। सामाजिक व्यक्ति कौन है, सामाजिक व्यक्ति का मतलब है जो इस तरह के मुद्दे उठाता हुआ चला आया है पहले भी। अगर आप उसके इतिहास को देखो तो उसके इतिहास में आपको यह देखने को मिलेगा कि उसने इससे पहले भी इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को उठाया है। या फिर ठीक है, सामाजिक व्यक्ति का मतलब है कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, ठीक है, जिसका गठन इस उद्देश्य से हुआ है तो कि भाई वो इन विषयों को उठाएगी। जैसे एनजीओ जो होते हैं ना बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो वैश्या होती हैं, बेसिकली वैश्यावृत्ति में संलग्न होती हैं, वो उन वैश्याओं के अधिकारों की बात करते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो कैदियों के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वो कोई सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति कोई एक भी हो सकता है, ठीक है, अथवा कोई एनजीओ वगैरह भी हो सकता है। तो ये सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती हैं, सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती हैं, द्वारा दायर की जाती हैं, दायर की जाती हैं।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है भैया जी, किसके? सामाजिक व्यक्ति के द्वारा। और ये मैंने बोला ना कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो आप दायर नहीं कर सकते, आपका चाहे किसी से कितनी भी जातीय दुश्मनी क्यों ना हो, किसी भी तरह की दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन आप किसी व्यक्तिगत मामले में किसी के अगेंस्ट जनहित याचिका दायर नहीं करवा सकते। ठीक है, बेशक चाहे ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसी कई सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस देखी गई हैं जो ऊपर से देखने पे तो ऐसी लगती है कि पता नहीं कितना बड़ा सामाजिक मामला है, और फिर वो निकलती किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का कर्तव्य है कि न्यायपालिका देखे भैया कि ऐसा तो नहीं कि बाहरी पृष्ठ पर तो लग रहा है कि पता नहीं साहब कितने बड़े सामाजिक अधिकार का किसी का उल्लंघन हुआ है, अंदर जाके पता चला कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध की गई साजिश थी। तो वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बड़ा टेक्निकल विषय है। ठीक है, और मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इस टेक्निकल विषय को आपके फिंगर टिप्स पे मैं करवा दूंगा, और हर एक चैप्टर के बाद में मैं उससे संबंधित कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मुझको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, कुछ को खुद से भी बना के और कुछ को विभिन्न सोर्सेस से। तो ये बात तो क्लियर होगी सर कि ये जनहित याचिकाएं क्या होती हैं। तो जनहित याचिकाओं का मतलब सर बिल्कुल साफ है कि जनहित याचिकाएं जो होती हैं वे सामान्य जनता के हित में दायर किए गए वाद होते हैं। अब हम सामान्य जनता के हित में इन दायर, ठीक है, वादों को, इन याचिकाओं को दायर कर सकते हैं। हम इनको सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। मैं इधर लिख सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं आर्टिकल 32 के तहत दायर की जाती हैं, 32 के तहत। और हाई कोर्ट में बच्चे ऐसी याचिकाएं जो है वह आर्टिकल 226 के तहत दायर की जाती हैं। तो एक प्रश्न तो यही बन गया, 226 के तहत दायर की जाती हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दायर की जाती हैं। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो जनहित याचिकाएं क्या है? तो मैं समझता हूं कि जनहित याचिका प्रत्येक स्टूडेंट की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक किसी को कोई छोटा सा भी, कोई मोटा सा भी, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हो। बात समझ में आ रही है? मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि सामान्य जनता के हित में ऐसी याचिकाएं जो सामान्य जनता के हित में किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा दायर की जाए वो जनहित याचिकाएं हैं। वो क्या है सर? वो जनहित याचिकाएं। हालांकि कभी भी ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में इन जनहित याचिकाओं को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन समय समय पर इनकी व्याख्या जरूर की गई है। तो कहीं पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि साहब ये जनहित याचिकाएं होती हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको परिभाषित किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस एक आर्टिकल के तहत इनको दायर किया जा सकता है या इसको रखा जा सकता है, उनका जरूर मैंने उल्लेख किया। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब जैसे आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में, 6 के तहत हम इनको हाई कोर्ट में भैया जी क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें बचना चाहिए जब हम कोई भी PIL दायर कर रहे हैं, जब हम कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर रहे हैं, तो हमको यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, वह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना हो, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना हो, वह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना हो। अच्छा जी, अगर भैया जी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना है तो वो किसके विरुद्ध होनी चाहिए? तो भैया जी वो राज्य के अगेंस्ट होनी चाहिए। वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ना हो, उसके अगेंस्ट ना हो, वो किसके हो? वो राज्य के अगेंस्ट दायर की जानी चाहिए, राज्य के विरुद्ध, वह राज्य के विरुद्ध दायर की जानी चाहिए। ठीक है जी, मैं हट जाऊंगा साइड में, मुझे आदत है ऐसे लिखने की। तो भैया जी वो राज्य के विरुद्ध दायर की जानी चाहिए, दायर की जानी चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? भैया जी किसके अगेंस्ट? राज्य के विरुद्ध दायर की जानी चाहिए, राज्य के अगेंस्ट दायर की जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सर सवाल ये उठता है कि सर ये बताओ यहाँ पे राज्य है कौन कौन, हम राज्य किसको मानेंगे? तो भैया जी यहाँ पर राज्य जो है, देखो हम केंद्र सरकार को राज्य मानेंगे, केंद्र सरकार को राज्य मानेंगे, ऑब्लिक हम संसद को राज्य मानेंगे। ठीक है जी, हाँ, हम राज्य सरकार को राज्य मानेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो राज्यों का लेजिस्लेचर है, मतलब जो राज्यों का विधानमंडल है, हम उनको राज्य मानेंगे। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, आप कहेंगे सर ये लोकल अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं? तो लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है सर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत।
तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का बेटा एक अधिकारी से लेके एक कर्मचारी तक, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ठीक है जी। तो इनका एक अधिकारी से लेके एक कर्मचारी तक भी राज्य माना जाएगा, कर्मचारी तक इनका क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा, ठीक है। तो राज्य के विरुद्ध दायर की जाती है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप राज्य के विरुद्ध दायर करो, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को भी एक पक्ष बना लो, व्यक्ति विशेष को भी पक्ष बना लो। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा बहुत अच्छे से, क्लियर है। तो देखो कुछ प्रश्न, ठीक है, मैं आपके साथ साझा करता हूं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आप पीआईएल दायर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर हाई कोर्ट में, सामान्य तौर पर भैया जी ये है हमारे 5 प्रकार के रिट है। लेकिन ये जो 5 प्रकार के रिट है, ये अधिकांशतः रिट राज्य के अगेंस्ट ही है। जो 5 प्रकार की है राज्य के अगेंस्ट है, ठीक है। एक आध दो न्यायपालिका से भी संबंधित है और एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी है। सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो जो इनमें सबसे पहली रिट है साहब, जो इनमें सबसे पहली रिट है, ठीक है, वो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है सर। तो सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस, ठीक है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। चौथी है उत्प्रेषण, सर्ट्यूरी, उत्प्रेषण। और 5वीं है भैया जी अधिकार प्रक्षा, ओ वारंटो, अधिकार प्रक्षा। मैं इनके बारे में इन शॉर्ट समझाता हूं आपको, आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं, ठीक है सर। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोले तो सर हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। नंबर फर्स्ट हैबियस कॉर्पस। सेकंड सर परमादेश, मैंडेमस, परमादेश, मैंडेमस। तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है, तीसरा। चौथा सर उत्प्रेषण, सर्ट्यूरी, उत्प्रेषण। और 5वां अधिकार प्रक्षा, मतलब सर को वारंटो। ये 5 प्रकार की होती है। अब ये 5 प्रकार की क्या है, तो इनको मैं, ठीक है, इन शॉर्ट समझा देता हूं। हालांकि आपके पॉलिटी वाले सर इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। और आपके पास खाकी 1.0 भी होगा, पहला वाला खाकी। तो वहां पे आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों में, मैंने सबसे लास्ट में करा रखा होगा, मौलिक अधिकारों में जो सबसे लास्ट में होगा मैंने वहां पर इनको करा रखा होगा, 32 और 26 को, 32 और 226 को, मतलब 226 को आप देख सकते हैं। हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आप इसे किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को आधार बनाकर आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। ये उस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है जब किसी ने किसी को अवैध रूप से 24 घंटे से ज्यादा कैद में रख रखा हो। क्लियर है भैया। तो जब किसी भी व्यक्ति ने, अब वो व्यक्ति हो या संस्था हो या राज्य ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने 24 घंटे से ज्यादा किसी को गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अवैध तरीके से कैद में रख रखा है, तो जिसने कैद में रखा हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति के समर्थन में जिसने रखा है उसके विरुद्ध जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान के चलिए आपने मुझसे 20,000 रुपए उधार ले लिए, और ये बात आज से 5 साल पहले की है। पहले शुरुआत में आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, और फिर ठीक है ये हुआ कि साहब आप मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिए, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर इनफैक्ट ठीक है ना, आप रास्ते में 1-2 बार मिले भी, मैं आपसे कुछ कह पाता अपने रुपयों के बारे में कि आप अपना स्कूटी ऑन करके स्टार्ट करके भाग गए, ठीक है ना, आपने मुझे फेस भी नहीं किया। तो ये सारी चीज है। अब मैं एक ऐसी उचित अवसर की तलाश में हूं कि तू बस बेटा मुझे अकेले में मिल जा किसी दिन, अगर मैंने भी अपने 20,000 रुपए तो से ना वसूल करवा लिए तो मेरा भी नाम नहीं। मैं इस तरह की भावना के साथ बस एकदम ना, एकदम क्लेशा हुआ, और खुदा न खास्ता एक दिन आप मुझे मिल भी गए ऐसे ही, ठीक है, सुनसान से इलाके पे कोई नहीं था, और मैं आपसे ज्यादा ताकतवर भी हूं, सपोज दैट मान के चलिए। तो मैंने क्या किया कि आपको कोपचे में ले लिया और आपके हाथ पर बांध के 2-3 दोस्त और बुला लिया और आपको अपने घर के बेसमेंट पे मैंने बंद कर दिया और 2-3 डंडे मारे कि बता मेरे रुपए कब देगा, 5 साल से मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो मैं तुझे लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का।
ठीक है। तो इस तरह से भाई सही बात थी, मैंने आपको जो कैद किया बात तो सही थी, आपने मेरे 20,000 रुपए 5 साल से नहीं दिए, तरीका गलत था मांगने का। ठीक है, आप उसके विरुद्ध FIR कर देते, कोई एविडेंस दिखा देते, ठीक है ना, पंचायत जोड़ लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाते, लेकिन ये कौन सी बात हुई। तो मैंने आपको कैद कर लिया। अब ये बात पता चली, ठीक है, जिसको कैद किया गया उसके घर वालों को, तो उनको मेरे ऊपर शक हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई एक व्यक्ति कैद कर सकता है तो वही है, क्योंकि उसके 20,000 रुपए इसने मार रखे हैं। ठीक है, तो वो मेरे अगेंस्ट चले गए कहां पर, कोर्ट में, और मेरे विरुद्ध उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट दायर कर दी। ठीक है, तो इस वजह से जब वो की पुलिस आई मेरे पास, मुझे भी ले गई, उस व्यक्ति को भी ले गई जिसको मैंने कैद में रख रखा था, और हम दोनों को ले गई। भैया दोनों को ले जाने के बाद पहले तो मुझसे पूछे कि आपको किसने अधिकार दिया कि आपने इसको कैद किया और क्यों कैद किया। मैं बताऊंगा साहब, 20,000 रुपया था, दे नहीं रहा था यार। ठीक है, हर बार जब जाओ तब बेवकूफ बना देता था। मैंने कहा साहब मेरी क्या गलती बताओ, 20,000 रुपए मेरी मेहनत की कमाई है। लाइट नहीं आ रही फिर भी देखो, ठीक है, छोटी छोटी 2-3 लाइटें जला के मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इतनी मेहनत से मैं कमा रहा हूं, मेरे 20,000 रुपए मार लिए इसने। चलिए कुल मिलाकर वो बात दूसरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है, क्लियर है। दूसरा है परमादेश। ये परमादेश जो है, ये परमादेश आप सुनना, लिखा आप खुद लेना क्योंकि इतना समय भी नहीं है। तो परमादेश जो है मैंडेमस, वो किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट दायर की जाती है। ठीक है, दायर करना मतलब उसको, ठीक है ना, फाइल करना। ठीक है, जो फाइल की जाती है वो किसी लोक प्राधिकारी, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। अब जैसे मान के चलिए कि आपके यहां कोई लेखपाल साहब है, आप बार बार जा रहे हो लेखपाल साहब के पास, खसरा खतौनी से संबंधित कोई काम है, और वो हर बार तुमको टरका देते हैं कि ऐसा है कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है परसों आना। इस तरह से आप चक्कर लगाते लगाते परेशान है। आपको भी पता है कि ये भाई साहब 5,000 रुपए लेके मानेगा तब काम करेगा। आप भी जिद्दी हैं, कानूनों के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, आपको भी एक एक धारा रटी हुई है। आपने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लगवा ली तू चक्कर, लेकिन तुझे घूस तो 1 रुपया देनी नहीं है। जब बहुत दिन हो गए और ठीक है ना, एक सब्र का बांध टूट गया, आप चले गए उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां पर भी आपको ठीक है वो नजदीक लगे, आप चले गए और आपने उसके अगेंस्ट जो रिट दायर की, जो फिल की बेटा, फाइल की, वो परमादेश कि साहब ऐसे ऐसे, ठीक है, लोक प्राधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है, उसका कर्तव्य है ये करना, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को करने से मना कर रखा है। ठीक है, तब कोर्ट जो है उसको तलब कर लेगा कि आ कटघरे में खड़ा हो और जवाब दे कि तू अपना काम कर क्यों नहीं रहा, जो कि तेरा काम है करना, ठीक है, तू उसको कर क्यों नहीं रहा है, तू अपने किसी भी ठीक है ना पब्लिक ड्यूटी को करने से मना क्यों कर रहा है, मुझे कारण बता। असमर्थता है, तेरे हाथ नहीं चलते, तो तू खसरा खतौनी निकाल नहीं सकता, तू कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तू MS एक्सेल नहीं जानता, क्या नहीं जानता जो, तो इस बंदे को जानकारी नहीं दे रहा। क्लियर। तीसरा है प्रतिषेध। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो दोनों रिट हैं, ये एक्चुअली जुडिशरी से संबंधित होती हैं, न्यायपालिका से। ये पहली वाली जो रिट है ये तब दायर की जाती है किसी भी अपर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो किसी भी अपर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट ये तब लागू की जाती है अथवा तब इसको बच्चे फाइल किया जाता है जब कोई लोअर जुडिशरी, ठीक है, या तो नेचुरल लॉज का, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन, ठीक है, कर रही हो, ऑन गोइंग हो प्रोसेस, अभी किया नहीं है, अभी प्रोसेस ऑन गोइंग है। जैसे मेरी और आपकी, ठीक है, लड़ाई हो गई, ठीक, किसी भी बात पे मेरी और आपकी लड़ाई हुई, ठीक है ना, आप भी चौराहे से निकल के जा रहा था, मैं भी चौराहे से निकल के जा रहा था, आपने मेरे कंधा मार दिया, मैंने भी तुम्हारे कंधा मार दिया, तुम मेरे आगे मैं तुम्हारे आगे, और दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, बस गाली निकलने वाली है, निकली नहीं है। तो वो वाली चीज है कि मतलब कि जो लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट हो सकता है, और हाई कोर्ट के कंपैरिजन में जो लोअर जुडिशरी है वो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, खाकी 1 पॉइंट होगा, सबके पास एक्सेस होगा, एक बार इनको पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है सब। तो अभी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन हुआ नहीं है, हो रहा है, या फिर जो लोअर जुडिशरी है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रही है, ठीक है, कर रही है, किया नहीं है, कर रही है, ऑन गोइंग है, तब अपर जुडिशरी उस कार्रवाई को रोक देगी जो लोअर जुडिशरी के द्वारा की जा रही है, अपर जुडिशरी रोक देगी। जैसे ठीक है, एक घर पे, ठीक है ना, पापा हैं, पापा जी के 2 बेटे हैं, मम्मी जी भी हैं, और एक पूरा हंसता खाता बढ़िया सा परिवार है। ठीक है, पापा जी अचानक देखते हैं कि तुमने, ठीक है ना, हाथ में सिगरेट पकड़ी ही है, ठीक है, हाथ में सिगरेट पकड़ी है,
माचिस जलाई है और तब तक पापा जी ने आपको टोक दिया या पापा जी ने आपको देख लिया, आपने तुरंत फेंक दी, तो अभी आपने पी नहीं है, कार्रवाई चल रही थी, तब तक पापा ने रोक दिया, ये वाली बात है प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में भैया लोअर जुडिशरी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर चुकी है, ठीक है, प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर चुकी है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुकी है, मतलब बेटा सिगरेट पी चुका है, ठीक है, 2-3 कस मार भी लिए हैं और आनंद की प्राप्ति भी आ चुकी है, ठीक है, तब पापा ने देखा है, तब पापा को पता चला है, तो वो उत्प्रेषण है। मतलब जब लोअर जुडिशरी अपने प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर चुकी है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुकी है, तब उसको अपर जुडिशरी ने रोका कि अरे भाई तू कर क्या रहा है, बट ऐसे नहीं करते, क्लियर है, और उस पूरी कार्रवाई को रद्द करके अपने पास ले लेती है जो अपर जुडिशरी है। इसके बाद अधिकार परीक्षा को वारंटो। अब ये जो को वारंटो है ना बच्चे, ये अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी, ये भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट है, प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं, ठीक है, अब ये भी किसी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक प्राधिकारी ही, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा हो, मतलब उसकी हैसियत नहीं है फिर भी वो उससे ऊपर जाके काम कर रहा है। जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी, एक ट्रैफिक हवलदार लगभग 5,000 रुपए का चालान काट रहा था, जबकि उसका जो अधिकार है केवल 1,000 रुपए तक के चालान को काटना है हवलदार का। 1,000 से ऊपर के चालान जो है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर काटेगा या फिर उससे बड़ा कोई भी अधिकारी काटेगा। तभी वकील साहब वहां से निकल कर जा रहे थे, वकील साहब ने देखा कि 5,000 का चालान कट रहा है। हमने कहा कि तुम किस हैसियत से इस चालान को काट रहे हो? कि साहब मेरे पास राइट है, क्या हवलदार के पास राइट होता है क्या चालान काटने का 5,000 का? ठीक है, मैक्सिमम 1,000 तक का होता है। इस तरह का, ठीक है, तुरंत हवलदार जो है ना सिट पटा गया। उसने कहा कि साहब बैठे हुए हैं कार में, ठीक है, उनके साइन हो रखे हैं, मैं उनके ब्याह पे काट रहा हूं, कि साहब को भेजना तो उनके ब्याह पे क्यों काट रहा है? ठीक, गए वहां पे पीसीआर में गए, खड़ी हुई थी वो पुलिस वैन जो है, साहब ऊपर को पैर करके खर्राटी मार रहे थे, साहब को जगाया, साहब साहब ऐसे ऐसे कि हाँ साहब ये तुम्हारी साइन है और ये यहाँ पे चालान कट रहा है तुम्हारे नाम से, तुम्हें भी जेल होगी, इसको भी जेल होगी। उन्होंने कैमरे के सामने माफी मांगी। अधिकार परीक्षा का मतलब समझते हो? अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई व्यक्ति काम करता है, कोई भी सरकारी व्यक्ति, तो उसके अगेंस्ट अधिकार परीक्षा रिट दायर की जाती है। क्लियर है? चलिए, कुल मिलाकर अब मैं बात करता हूं कि ये तो हो गया। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं, आगे आपको लेके चलता हूं और एक और बात बताता हूं कि सर कुछ सामान्य हित से संबंधित विषय बताओ आप, कि जो सामान्य हित से संबंधित विषय हो, ठीक है, जिस केस में ये पीआईएल दायर की जाती है। सामान्य हित से संबंधित विषय, हित से संबंधित विषय, ठीक है, ध्यान रखना, सामान्य हित से संबंधित विषय, ठीक है, वो सामान्य हित से संबंधित विषय जिन विषयों में ये भैया जी जो पीआईएल है, ये पीआईएल दायर की जाती है। मतलब सामान्य हित से संबंधित विषय, और सबसे बड़ी बात क्या है सर? जन सामान्य के विषय, जन सामान्य के विषय, जन सामान्य के सब्जेक्ट, जो लगभग सभी की समस्या है, जन सामान्य के विषय। तो जैसे कुछ उदाहरण मैं देता हूं। नंबर फर्स्ट, जिस केस में हम इस प्रकार के रिटों को दायर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, जैसे अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का या फिर मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, या फिर उसके ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा हो, तो तब ये फाइल की जा सकती है। जब गरीब व्यक्तियों के ठीक है, मूल अधिकारों का ऑब्लिक मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। मैं एग्जांपल दूंगा इसका, चिंता ना करो बेटा, हनन हो रहा हो, ठीक है। तो साहब जब किसी गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों ऑब्लिक मानवाधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो, ठीक है। आई विल गिव यू एग्जांपल, ठीक है। एक पीआईएल डली थी, आज से आप लगभग 10 साल पहले चले जाओ, आज से 10 साल पहले या हार्डली 15 साल पहले आप चले जाओ, ठीक है। हमारे समाज में एक ऐसी कलंकित व्यवस्था थी कि जो बेसिकली सफाई कर्मचारी होते हैं ना, ठीक है, सफाई कर्मचारी, वो मल को और कचरे को, गंदगी को, ठीक है, अपने नंगे हाथों से जो है ना बेसिकली उसको वो करते थे, साफ करते थे, या फिर कचरे के डिब्बे में डालते थे, ठीक है ना। मतलब
रैट कैचेज हैंडेड से, उसको बोलते हैं नंगे हाथों से, ठीक है। तो वो उसको जो है ना नंगे हाथों से इस तरह से करते थे, ठीक है ना, कचरे को बीनते थे, मल को बीनते थे और वो उसको कूड़े गाड़ी में डालते थे। ये व्यवस्था चली आ रही थी, ठीक है। तब एक सामाजिक कार्यकर्ता, बेसिकली एक एनजीओ ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की और कहा कि साहब देखो, ठीक है, मतलब कितना ज्यादा जो ह्यूमन राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है। इससे बुरी व्यवस्था क्या हो सकती है 21वीं सेंचुरी में, कि जो है ना इस तरह से किसी के घर का बाहर का कचरा, किसी के घर के कचरा जो उसने बाहर डाल दिया है, या किसी के घर का मल वगैरह जो है ना उसको इस तरह से हाथों से बीना जा रहा है, हाथों से इकट्ठा किया जा रहा है। तब फिर ये निर्देश है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, आप कर नहीं सकते। आपने ग्लव्स पहने हुए हो और बाकायदा उसके लिए आपके पास, ठीक है ना, एक पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट्स हो, इक्विपमेंट हो आपके पास, आपका हाथ भी टच ना हो उसमें, ठीक है, आपके पास मास्क हो, आपकी बेहतरीन ड्रेस हो, ठीक है, जिससे कि आप उस जो वहां पे कूड़ा करकट वगैरह जो भी है, तो उससे जो भी, ठीक है ना, हानि हो सकती है, तो उस हानि से आप बच सके, तो आपके पास पर्याप्त रूप से ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों या मानव अधिकारों को हनन हो रहा हो, क्लियर है, या फिर किसी भी सरकारी योजना का सही से संचालन ना हो रहा हो, कोई भी सरकारी योजना है, सरकारी योजना से संबंधित कोई विषय वस्तु हो, संबंधित विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब कोई सरकारी योजना है बेटा, उसका लाभ, ठीक है, समाज के केवल एक वर्ग को मिल रहा है, ठीक है, समाज के केवल एक वर्ग को मिल रहा है, और जो वास्तव में उसका हकदार है उसको मिल ही नहीं रहा। कोई एक वर्ग उसका लाभ कमा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे वर्ग को बेटा, जो कि उसका वास्तविक लाभार्थी है, उसका वास्तविक हकदार है, उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा, या फिर किसी भी सरकारी योजना का सही से संचालन नहीं हो रहा, तब इस केस में हम पीआईएल को दायर कर सकते हैं। यही प्रश्न बनेंगे ऑप्शन के तौर पर, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। आप लोग पूछते हो ना सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चे। आज की क्लास मुझे जल्दी ही छोड़नी पड़ेगी, क्यों छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया, लेकिन कल की क्लास में, ठीक है, मैं थोड़ी सी लंबी लूंगा, ठीक है। तीसरा, अगर बेसिकली कोई भी लोक प्राधिकारी है वह अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा ना कर रहा हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी लोक प्राधिकारी अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा ना कर रहा हो, अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा ना कर रहा हो, पूरा ना कर रहा हो, तब उसके अगेंस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना परमादेश में, ये तो मैंने आपको परमादेश में ही बता दिया, ठीक है। दूसरा बच्चे, जब किसी के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा हो, जब किसी के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा हो, अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा हो, किया जा रहा हो, किया जा रहा हो, है ना, किसी के रिलीजियस राइट है और किसी के रिलीजियस राइट को बेसिकली रोका जा रहा हो, खासकर अल्पसंख्यकों के, क्लियर है। तो इस केस में हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। अब एक बार मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? जी ठीक है, क्लियर हुआ? आप ये बताओ मुझे, आप मेरे विषय से संबंधित विषय वस्तु को पूछे, बाकी के आपके जो भी डाउट है ना, आप डाउट ग्रुप में लिखें, डाउट ग्रुप में, ठीक है, डाउट ग्रुप है उसके लिए, वहां पे लिखें, वहां पर आपको जवाब मिल जाए। नहीं, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम भी समझ में आए, क्योंकि देखो, देखिए, इतना टेक्निकल तुमने पढ़ा कब है मुझे बताओ, कभी पढ़ा? इतना टेक्निकल नहीं पढ़ा, आज पहली बार आपको पढ़ने को इतना टेक्निकल चीजें मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप अगर पूरे ध्यान दोगे ना, यहाँ पर पूरे अच्छे से आप देखोगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार और आप देख लेना इसको, तो आपका हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, अगली बात पर चलते हैं नेक्स्ट यहां पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि सब हम किसी भी पीआईएल को कब प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना भैया जी। किसी भी पीआईएल को कब प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी पीआईएल को, किसी भी पीआईएल को, किसी भी पीआईएल को कब प्रस्तुत किया जा सकता है, कब प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है। सबसे पहला सर ये सवाल है कि हम सब किसी भी पीआईएल को कब प्रस्तुत कर सकते हैं आखिर। जी बेटा, ठीक है, तो देखो पीआईएल को कब प्रस्तुत किया जा सकता है, तो मैंने बताया, ठीक है, जब बेटा सामान्य जनता के हित जुड़े हों, सामान्य जनता के हित जुड़े हों, ठीक है, तब किया जा सकता है, हित जुड़े हों, है ना। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के या किसी व्यक्ति विशेष के अगर हित जुड़े हुए हैं तो उस केस में हम भैया जी इसको फाइल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना भैया कि जब किसी, ठीक है, जब सामान्य व्यक्ति के हित उससे संबंधित हो, सामान्य व्यक्ति के हित जुड़े हुए हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस केस में, ठीक है, राज्य अथवा सरकार, ठीक है, पूरी तरह से निष्क्रिय हो, ठीक है, जो पूरा राज्य ऑब्लिक सरकार का तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है वह निष्क्रिय हो, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो निष्क्रिय है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है उस पर बिल्कुल भी, तब हम जो है ना पीआईएल को दायर कर सकते हैं, जब हम उसको फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो प्रदूषण से संबंधित विषय, से संबंधित विषय, प्रदूषण से संबंधित विषय, हाल फिलहाल देखो सबसे ज्यादा पीआईएल बेटा इसी में डली है, प्रदूषण से संबंधित विषय में, और खासकर वायु प्रदूषण, खासकर भैया जी क्या, खासकर वायु प्रदूषण। तो सबसे ज्यादा जो पीआईएल डली है, जो पीआईएल फाइल की गई है, वह इसी प्रकार के विषय में फाइल की गई है, क्योंकि जो प्रदूषण है ना वो सभी लोगों की एक सामान्य सी समस्या है, किसी एक की नहीं है, वो सभी की समस्या है, और उस समस्या से हर एक व्यक्ति प्रभावित है, हर एक व्यक्ति प्रभावित। क्लियर है। तो जहां पर बच्चे क्या हो रहा हो, प्रदूषण, ठीक है, मतलब, और खासकर प्रदूषण में भी कौन सा प्रदूषण भैया, तो प्रदूषण में भी आपका साथ, ठीक है, वायु प्रदूषण। अगर जहां पर, ठीक है, इस प्रकार की घटना हो रही है वायु प्रदूषण, ठीक है ना सर। अब इस वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण जो है ये किसी, ठीक ना, फैक्ट्री से ही क्यों ना हो, ये किसी फैक्ट्री से क्यों ना हो, किसी फैक्ट्री से ही हो वायु प्रदूषण, ठीक है, और वो फैक्ट्री किसी अंबानी अडानी की क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सरकार के खिलाफ करेंगे भैया फाइल, सरकार के खिलाफ करेंगे फाइल, ठीक है। उस सरकार का जो बेसिकली पर्यावरण मंत्रालय होगा, ठीक है ना, हम उसके खिलाफ फाइल करेंगे। वहां का जो एक अथॉरिटी होगी जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करती होगी, सरकारी अथॉरिटी, हम उसके खिलाफ फाइल करेंगे कि भैया इनने घूस ले रखी है, ठीक है, इनने भ्रष्टाचार कर रखा है, तभी तो ये इस फैक्ट्री पे अथवा इस इंडस्ट्री पे किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगा रहे, या इसके खिलाफ कोई ये एक्टिविटी भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, तो किसी फैक्ट्री से हो, ठीक है ना, वाहनों से हो, वाहनों से हो, या किसी भी अन्य साधन से हो, ठीक है, जैसे प्रदूषण से संबंधित विषय हो। या फिर मान के चलिए बच्चे, कोई मुख्य मार्ग है, कोई भी ऐसा प्रमुख मार्ग है, कोई भी ऐसा प्रमुख मार्ग है जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, और प्रकाश की व्यवस्था ना होने के कारण वहां पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर बहुत सारी बेटा एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर लूटपाट होती है, इसके कारण
तो भी आप कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। नगर पालिका के खिलाफ कर सकते हैं या फिर पंचायत के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था करना, ठीक है, वहां के जो लोकल अथॉरिटी है उसका काम होता है कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा। क्लियर है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि किसी भी क्षेत्र विशेष में वनों की कटाई की जा रही हो, वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही हो, अंधाधुंध कटाई की जा रही हो, कटाई की जा रही हो, चाहे बेशक वो वनों की अंधाधुंध कटाई जो की जा रही हो, ठीक है, उस कटाई के फलस्वरूप वहां पर कोई किसी प्राइवेट व्यक्ति का बेटा कोई निर्माणक इकाई ही क्यों ना बन रही हो। मान के चलिए कि किसी का होटल बन रहा है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड हिमाचल में बहुत होता है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति का बहुत बड़ा 5 स्टार 2 स्टार होटल बन रहा है, तो वहां पर जो है ना बहुत सारे वृक्षों को काटा जाता है, या फिर कोई इंडस्ट्री बन रही है, कोई उद्योग बन रहा है, कोई इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है, तो वृक्षों की कटाई की जा रही है। तो वहां पर जो है ना आप वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के आधार पर भी पीआईएल दायर कर सकते हैं। वो बात अलग है, ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल विशेष के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आप इनके अगेंस्ट नहीं करेंगे। इनको आप एक, ठीक है ना, बेसिकली जो है ना एक अभियोजन के तौर पर इनको रखेंगे, लेकिन आप करेंगे वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट, जो वहां का प्रशासन है कि प्रशासन ने क्या आंखें मूंद रखी है। यहां पे जब ये सारा काम हो रहा है, ठीक है, ये कटाई हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं और सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उचित कदम क्यों नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने घूस ले रखी है, उन्होंने पैसे खा रखे हैं, यही तो मतलब हुआ इसका। तभी तो वो उपयुक्त कदम नहीं उठा रहे। क्लियर है। इसके अलावा, ठीक है सर, जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, ठीक है ना, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, निर्देश देने के लिए, निर्देश देने के लिए, ठीक है। किस प्रकार के निर्देश देने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि जेल में, जेल में, जेल में, ठीक है ना, कैदियों के मौलिक अधिकारों को, अधिकारों को, अधिकारों को लागू किया जाए। कैदी हैं, कैदी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, मानव है, ठीक है, पशुओं का जैसा व्यवहार ना हो। क्लियर है। इसके अलावा जो कैदी हैं उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाए, कैदियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए, उनकी स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया जाए, सुधारने का प्रयास किया जाए भैया जी, ठीक है जी, ध्यान रखना, कैदियों की स्थिति को, ठीक है, सुधारने का प्रयास किया जाए, कैदियों की स्थिति सुधरे, अच्छी हो कैदियों की स्थिति, तो उनकी स्थितियों को सुधारने का कार्य किया जाए। जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी, न्यायालय में उनकी पेशी की जा सके, कि न्यायालय में पेशी की जा सके, पेशी की जा सके विचाराधीन कैदियों की, न्यायालय में पेशी की जा सके। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक कोई भी इश्यू आ रहा होगा। तो हम, ठीक है ना, कब इसको प्रस्तुत कर सकते हैं पीआईएल को, तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि जब कोई ऐसा विषय है तो वहां पर हम पीआईएल्स को, ठीक है, प्रस्तुत कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करेंगे जी। हाँ, जेल में गालियों का बहुत यूज किया जाता है, बिल्कुल गलत है अमन यादव। ठीक है, देखो ये 14 टॉपिक है, ये 14 टॉपिक आपको लेने तो हैं, ठीक है, लेने तो हैं ये टॉपिक आपको, ये इसलिए आपको लेने हैं क्योंकि एक बार मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो आप पहले से उसकी तैयारी करके आए हैं, है ना। आपको ऐसा ना लगे कि यार बताओ, ठीक है, ये तो कराया ही नहीं, ये तो छूट ही गया, तो उसके लिए आप तैयार हो। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितना बच्चा लाइव है, तो मैं क्या करना है ये जानकर, कितना बच्चा लाइव है, कितना बच्चा लाइव नहीं है, ठीक है, ये आता है कि सर कितना बच्चा लाइव है।
जी बहुत अच्छे, ठीक है। इसके अलावा और कब कब, ठीक है, ये तो हो गया कुछ प्रमुख पॉइंट। इसके अलावा सर हम और कब कब जो है ना पीआईएल्स को दायर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चे, किसी भी कार्यस्थल पर, ठीक है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित विषय हो, तो वहां पर भी हम पीआईएल को दायर कर सकते हैं। कार्यस्थलों पर, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित विषय हो, यौन उत्पीड़न से संबंधित विषय हो, से संबंधित विषय हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित विषय हो, भैया जी वहां पर जो है ना हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। या फिर बेसिकली सड़कों पर बड़ी बड़ी विज्ञापन लगे हुए हैं, उनसे यातायात में परेशानी होती है। सड़कों पर बड़ी बड़ी विज्ञापन लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी विज्ञापन लगे हुए हैं जिससे यातायात में बाधा होती है, यातायात में बाधा पहुंचती है, उन्हें हटवाने के लिए भी पीआईएल दायर की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि पीआईएल हम बच्चे, ठीक है ना, कब दायर कर सकते हैं, किस विषय को आधार बनाते हुए हम पीआईएल को दायर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है सर, सही से सीवर व्यवस्था ना हो, नाली गंदी हो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, स्वच्छता से संबंधित विषयों पर भी, ठीक है, हम दायर कर सकते हैं। अब इसके बाद सर सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, कब प्रस्तुत किया जा सकता है, हमें इसका उत्तर मिल गया कि सर कब प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि पीआईएल को कौन प्रस्तुत कर सकता है। जो पीआईएल से बेसिकली पीआईएल को कौन प्रस्तुत कर सकता है, क्या आप और मैं कर सकते हैं? तो इसका जवाब आइए देखते हैं क्या है। इसको कौन प्रस्तुत कर सकता है, पीआईएल को कौन प्रस्तुत कर सकता है? ठीक है भैया जी, ये बात समझ में आ रही है। तो जो पीआईएल है, इन पीआईएल को कौन प्रस्तुत कर सकता है, कौन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, कौन प्रस्तुत करता है या कर सकता है, किसके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसका प्रत्यक्ष हित उससे ना जुड़ा हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, क्लियर है? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है, पीआईएल को बेटा प्रस्तुत कर सकता है जिसका प्रत्यक्ष हित, ठीक है ना, उससे ना जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि उसका कोई अपना, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका अपना कोई प्रत्यक्ष हित जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना बच्चे, क्लियर है? तो उसका, ठीक है ना, अपना कोई प्रत्यक्ष हित ना जुड़ा हुआ हो, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ये क्लियर करना, उसका कोई अपना हित ना जुड़ा हुआ हो। और कहीं का भी व्यक्ति कहीं के भी मामले पर पीआईएल प्रस्तुत कर सकता है या फाइल कर सकता है, कहीं का भी हो मामला, कहीं का भी हो, ठीक है, मामला कहीं का भी हो और व्यक्ति कहीं का भी हो, वो फिर भी पीआईएल फाइल कर सकता है। ये बात क्लियर है जी, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, कौन कर सकता है भैया जी, ठीक है, कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, जिसका व्यक्तिगत हित ना हो, व्यक्तिगत हित ना हो, व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है ना, व्यक्तिगत हित ना हो। दूसरा, वह कोई सामाजिक व्यक्ति हो, वह कोई सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, ठीक है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है ना, वह कोई सामाजिक व्यक्ति हो, और जिस, ठीक है, वो व्यक्ति जिस मामले पर पीआईएल प्रस्तुत कर रहा है, जिस मामले पर, ठीक है, वो मामला बेसिकली जो है ना कोई जन सामान्य से जुड़ा हुआ हो। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जन सामान्य से जुड़ा हुआ मामला हो। तो ये बात तो सर क्लियर हो गई कि कौन प्रस्तुत कर सकता है, व्यक्तिगत हित ना हो उसका, और वे एक सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, दायर कर सकता है। इसके बाद सर ये पीआईएल किसके विरुद्ध दायर की जाती है या किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जाती है, ठीक, किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है, किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि भैया जी ये किसके विरुद्ध प्रस्तुत की जा सकती है। तो साहब ये जो प्रस्तुत की जा सकती है ये राज्य के अगेंस्ट, राज्य, ठीक है, राज्य का मतलब है बच्चे चाहे वो संघ सरकार हो
चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वह कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, स्थानीय प्राधिकरण हो जैसे कलेक्टर, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत, एवं नगर पंचायत, ठीक है सर, या फिर कोई, ठीक है, प्रशासनिक व्यक्ति हो या कोई भी प्रशासनिक संस्था हो उसके विरुद्ध, और वो प्रशासनिक संस्था सरकारी हो, किसी भी लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट, तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझे, देखो, ठीक है, यहां पर पीआईएल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि बेटा अगर पीआईएल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होने लगी ना, तो हर आदमी अपनी पर्सनल खुंदस में दूसरे के अगेंस्ट पीआईएल ही दायर करेगा। बात समझ पा रही है? वो क्या दायर करेगा? वो पीआईएल दायर करेगा, पीआईएल फाइल करेगा। मेरी तुमसे दुश्मनी है किसी भी मामले पे, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बेटा पीआईएल लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अगर कोई व्यक्तिगत पक्षकार है तो उस व्यक्तिगत पक्षकार को हम पीआईएल में विरोधी पक्ष के रूप में सरकार से संबंधित होकर बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत पक्षकार है तो व्यक्तिगत पक्षकार को हम ये बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि साहब देखिए सरकार इसकी हिमायती है, या सरकार ने इससे घूस खाया है, या इस प्रशासनिक अधिकारी ने इससे घूस खाया है, तभी तो ये कुछ इसके अगेंस्ट कर नहीं रहे, ठीक है ना भैया, तभी तो ये कुछ इसके अगेंस्ट कर नहीं रहे, तभी तो साहब ये चुप है, कुछ कर नहीं रहे, तो इस वजह से, ठीक है। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है। अब आपको बताना है फटाफट से पीआईएल का कौन सा अर्थ सही है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है, पीआईएल का कौन सा अर्थ सही है? प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, या ये जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, ठीक है। इसका कौन सा अर्थ सही है? 4 ऑप्शन है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए जी, थैंक यू, धन्यवाद। बताओ, अब मैं आपको प्रश्न भी दिखा रहा हूं ना कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पीआईएल का कौन सा अर्थ भैया है सही, ठीक है, बताओ कि इसका अर्थ ये होता है कि हर एक को रोजगार मिले, कि हर एक को घर मिले, कि हर एक को शिक्षा मिले, इससे सामान्य जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, ठीक है। बताओ जल्दी फटाफट से, सब लोग बताओ, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी, ठीक है सर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीआईएल का मतलब ही क्या होता है कि जन सामान्य का हित सुनिश्चित हो। इसमें क्या हो बेटा? जन सामान्य का हित हो, हित सुनिश्चित होना चाहिए, हित सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हित सुनिश्चित होना चाहिए तो जन सामान्य का कल्याण होना चाहिए। अगर जन सामान्य का हित सुनिश्चित होना चाहिए तो भैया जिसका मतलब क्या? जन सामान्य का कल्याण होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो जब कभी भी ऐसा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप कंफ्यूज होगे बेटा, आप तुरंत क्या कर दो, इसको काट दो और उसकी जगह पे लिख दो गलत, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक रामबाण बता रहा हूं, हमेशा बताना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत है। इनमें से कौन सा कथन? जो पीआईएल है वो व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है, जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा, जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना, और पीआईएल जनहित, ठीक है, सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बताइए इनमें से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा आपको लग रहा है कि गलत होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ बेटा। देखिए अब आप खुद से मूल्यांकन करना। देखो जो इसका भी सही आंसर नहीं बता पा रहे ना, तो इसका मतलब है कि उनको इन क्लासेस की जरूरत है बहुत, ठीक है। पीआईएल
के बारे में गलत है। PIL जो होता है व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है, सही बात है। ठीक है, जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल है भाई। जनहित 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 1/, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू व्यक्तिगत हित, स्वाभाविक सी बात है। व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत हित। अब आपने साउथ की बहुत सारी मूवी देखी होंगी, ठीक है, साउथ की उन मूवियों में दिखाता होगा कि कैसे एक पैसे वाला व्यक्ति है, वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, उस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो वहां के बराबर के बेटा जो है ना किसी नहर या नदी में जाता है। उस नहर या नदी से बहुत सारे पशु पक्षी पानी पीते हैं, उन गांव वालों का पानी आता है, उनको एक गंभीर बीमारी हो गई, और किस तरह से वो लोग जो है ना उस पैसे वाले, ठीक है, अमीर इंडस्ट्रीज या ठीक है इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जनता का हित व्यक्तिगत हित दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते, सही है। जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा, वही बात है यहां पर बताई मैंने। जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता, ये बात गलत है बेटा। अरे जनहित मानव अधिकारों का समर्थन करता है भाई, जनहित मानव अधिकारों का समर्थन करता है, बिल्कुल करता है भाई। जनहित मानव अधिकारों का समर्थन किसने बोला कि जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता? ठीक है, तो ये बात और लिख लेना, जनहित इज प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। जनहित बिल्कुल मानव अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है। और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे मौलिक अधिकार में भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानवाधिकार ही तो है। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है? मानवाधिकारी है, ठीक है। 23 और 24 में सभी के लिए तो बोला गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध, कि जो मानव है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। और सर ठीक है, अगर किसी से काम करवाया जा रहा है तो उसको उसका उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 भी बोलता है कि भाई कारखानों में आदि में जो कारखाने वगैरह हैं वहां पर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, कारखानों में हमें बच्चों से कार्य नहीं करवाना चाहिए जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, जहां पर बच्चों की जान का खतरा हो, जैसे शिवकाशी। शिवकाशी है बच्चे, साउथ इंडिया में पड़ेगा आपका। तो शिवकाशी में क्या है कि जो जितने भी इंडिया में पटाखे बनते हैं ना, हम लोग दिवाली पे जो फोड़ते हैं पटाखे, माचिस, वो मोस्टली सबसे ज्यादा शिवकाशी में बनती हैं। और शिवकाशी में वहां पे बच्चे बहुत काम करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में। तब बेटा एक एनजीओ के द्वारा ये PIL डाली गई थी कि साहब शिवकाशी में, ठीक है, जो कि एक टाउन है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में ये बारूद वगैरह का काम होता है, पटाखे वगैरह बनते हैं, माचिस बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उन्होंने बैन लगाया, काम नहीं कर सकते। अलीगढ़ के ताला उद्योग में बच्चे काम नहीं कर सकते, फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है, जहां मकान बनता है वहां पे बच्चे काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को जोखिम है। जहां पे माइनिंग होती है वहां पे बच्चे काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को जोखिम है, ठीक है। जहां पर सर ईंट का भट्टा होता है वहां पे बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनहित मानव अधिकारों का, ठीक है, सीधा सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जनहित याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? बताना बेटा। जनहित वाद जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा सही खेला है यहां पर कि वो केवल हाई कोर्ट साहब से पूछ रहा है, केवल हाई कोर्ट पूछ रहा है कि किस हाई कोर्ट में, मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत वो हाई कोर्ट में दायर की जा सकते हैं, फटाफट से बताना है। सर आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? चलो आप पढ़िए, बस आपका काम पढ़ना है। अरे भाई इसका तो सब लोग सही दे ही दो कि पब्लिक स्टेट लिटिगेशन संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत हम उनको हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यार प्लीज यार बोलो ना यार, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में बताओ वे, बताओ, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। आर्टिकल 226, ये हुई ना बात, ठीक है। सब लोग बोले सर आर्टिकल 226, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
स्वतंत्रता का अधिकार है वह अधिकार है वह, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल 14 है, वह विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, वह विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो 226 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में PIL किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है? ठीक है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 में सर क्या है, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अन्य अधिकार हैं। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अन्य अधिकार की स्वतंत्रता सहित 6 अन्य अधिकार हैं, सहित 6 अन्य अधिकार हैं। अन्य अधिकार हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल 39 में बेसिकली 39 में 6 क्लॉज है, ठीक है। 39 में जितने भी 6 क्लॉज है ना, वो बेसिकली आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित है। 39 के जितने भी क्लॉज है वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से संबंधित है। मेरा DPSP वाला लेक्चर देख लेना, खाकी 1.0 में, ठीक है। मैंने सारे DPSP आपको रटवाए हैं, जो कि आपके पुलिस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब एक एक मैंने याद करवा दिया है। और आर्टिकल 47 है, ठीक है, जिसमें बोला गया है बेसिकली कि मादक पदार्थों का निषेध, मादक पदार्थों का निषेध और लोगों को अपना पोषाहार स्तर बढ़ाना, ठीक है ना, लोगों को अपना पोषाहार स्तर बढ़ाना है, पोषाहार स्तर बढ़ाने की बात कही गई है लोगों को, ठीक है। अच्छा खाना पीना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? प्लीज, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? मुझे आप प्लीज इसका जवाब दो। एक बच्चा कह रहा है सर आर्टिकल 47 में पौआ का निषेध है। किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? PIL, ठीक है। 5 ऐसे लिख के दो, 5 का इतना ऐसे लिख के दो बेटा, ठीक है। 5 का, ठीक है, डेड पॉइंट इस तरह से लिख के दो कि 5 का ये वाला पॉइंट। जी, ठीक है। 5 का C, किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था के द्वारा। ये हुई ना बात बेटा, ठीक है। आपने इतना समझ लिया इस लेक्चर में, इतना आपने जान लिया। चलिए बाकी का अब हम कल मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए जी, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतना हमने पढ़ा, देखिए इतना हमने पढ़ा। जो बच्चा नोट्स बनाएगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट के, वो इतना लिख ले, ठीक है ना। वो क्या क्या लिखे, वो नंबर फर्स्ट ये पूरी चीज लिखे जो मैंने बताई, ठीक है। इसको लिखे जो मैंने बताया, इसको लिखे, ठीक है जी। बच्चों को इसको भी लिख के दे, इसको भी लिख दे। और ये 5 प्रश्न जो मैंने कराए, इन 5 प्रश्नों के, ठीक है, सही आंसर सहित, ठीक है, लिख के दे। फिर हम कल मिलेंगे। कल हालांकि हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ MCQs और हैं, उनको खत्म करेंगे। इस टॉपिक को खत्म करके फिर हम कल अगले टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, गुड नाइट।